प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में गढ़वाली भाषा में संबोधन किया। उन्होंने कहा, देवभूमि उत्तराखंड की जनता का संघर्ष आज गर्व का कारण है। पीएम ने राज्य की प्रगति और संस्कृति की सराहना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पहुंचे, जहां वे जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR वोट चोरी को छुपाने और संस्थागत बनाने की कोशिश है। राहुल ने कहा कि हरियाणा की तरह ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी चुनावों में वोट चोरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में करीब 25 लाख वोट चोरी हुए। राहुल ने कहा कि अब SIR का इस्तेमाल इसी गड़बड़ी को छुपाने के लिए किया जा रहा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ठाकुरगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, राजद, जदयू और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीमांचल के लोग 35 साल से इन दलों को आजमा चुके हैं, लेकिन हालात नहीं बदले। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए बोले, जो खुद पढ़े नहीं वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं का उत्साह दिखा रहा है कि 14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तब जनता फिर से NDA सरकार को चुनेगी। योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने बिहार की पहचान पर संकट खड़ा किया वही असली अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अब बड़ी बड़ी घोषणाओं और लालच के साथ वोट मांग रहे हैं, लेकिन जिनका अतीत कलंकित और काला है उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। इस श्रेणी में कमांडो और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के साथ 11 जवान होते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में तेज प्रताप की सुरक्षा संबंधित रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इस बार माहौल बहुत अच्छा है। बिहार की जनता आशीर्वाद दे रही है और बदलाव के लिए वोट कर रही है। प्रधानमंत्री हो या केंद्र के मंत्री हो, ये लोग 65% आरक्षण के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पर्चियां कहां से मिल रही है। CCTV अगर गायब हो रहे हैं तो इस प्रकार की बातें तो होंगी ही। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत कबाड़ और अनुपयोगी सामान की बिक्री से करीब 800 करोड़ रुपए की कमाई की है। साथ ही लगभग 232 लाख वर्ग फीट ऑफिस स्पेस खाली कराया गया है। ये अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चला, जिसमें 29 लाख फिजिकल फाइलें हटाई गयीं। 2021 से अब तक सरकार इस पहल से कुल 4100 करोड़ रुपए कमा चुकी है। शिवसेना UBT विधायक अनिल परब ने दावा किया है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के ऊपर ड्रोन उड़ता देखा गया। ये इलाका हाई सिक्योरिटी जोन है। परब ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जांच की मांग की और इसे आतंकवादी साजिश की आशंका बताया। पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली में रविवार सुबह ठंड और कोहरे का असर जारी रहा। तापमान गिरकर 11.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। वहीं हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर है। IQ एयर के मुताबिक दिल्ली का AQI 565 दर्ज हुआ, जो गंभीर श्रेणी में है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वोटों के नाम पर देश को गुमराह कर रही है। विज ने आरोप लगाया कि कई जगह फर्जी वोट बने हैं, जिससे कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की ऐसी परंपरा कभी नहीं रही। बिहार चुनाव के पहले चरण के बाद समस्तीपुर में 2 घटनाएं सामने आई। सराय रंजन में सड़क पर वीवीपैट की पर्चियां मिली, जबकि समस्तीपुर कॉलेज स्ट्रांग रूम में कुछ देर बिजली गुल रही। चुनाव आयोग ने दोनों मामलों पर तुरंत कार्रवाई की और स्पष्ट किया कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू होने का अर्थ भारत माता के वंशज होना है। उन्होंने कहा कि भारत में कोई गैर हिंदू नहीं है, सभी के पूर्वज एक हैं। मुसलमान और ईसाई भी इसी भूमि के वंशज हैं। भागवत बोले, संघ का मकसद सत्ता नहीं बल्कि हिंदू समाज को संगठित करना है। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन मंगलवार 11 नवंबर से शुरू होगा। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन गुरुवार छोड़कर चलेगी। 469 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 8 घंटे में तय करेगी। इसका प्राथमिक अनुरक्षण बनारस स्टेशन पर ही होगा। गाड़ी संख्या 26,506 बनारस से सुबह 5:10 रवाना होगी और विंध्याचल, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा होते हुए खजुराहो पहुंचेगी। रेलवे बोर्ड ने रविवार को इसका आधिकारिक शेड्यूल जारी किया। अमेरिका में शटडाउन संकट गहराने से हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है। वेतन न मिलने से कर्मचारियों की कमी बढ़ी, जिससे 1700 से ज्यादा उड़ानें रद्द और हजारों लेट हुई। न्यूयॉर्क, अटलांटा और वॉशिंगटन के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को घंटों देरी का सामना करना पड़ा।
देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने स्मरणों उत्सव की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के टुकड़े करके ही देश के विभाजन के बीज बोए गए थे। पीएम मोदी बोले कि वंदे मातरम की भावना ने आजादी की लड़ाई में पूरे देश को एकजुट किया। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह गीत लिखा था, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रगीत बना। आज भी यह गीत मातृभूमि के प्रति समर्पण, एकता और गर्व का प्रतीक है। पीएम मोदी ने बताया कि 1937 में वंदे मातरम के कुछ हिस्से हटा दिए गए और उसी से देश के बंटवारे की नींव पड़ी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम ने भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाई। इसके साथ ही अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की भी समीक्षा की। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि डिजिटल बदलाव और राजनीतिक तनाव के बीच देश के बैंकिंग सिस्टम में सुधार करना बहुत जरूरी है। हाल ही में हुए 12वें बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 में उन्होंने ये बात कही। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर आई है कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई अब अंबानी और टाटा जैसे वीआईपी क्लब में शामिल हो गया है। एसबीआई की मार्केट वैल्यू पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है और बैंक का शेयर अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 971 रुपए पर पहुंच गया है। आरबीआई के नए सुधारों की वजह से एसबीआई आज इतनी बड़ी सरकारी कंपनी बन गई है। अब बात करते हैं ऑटो इंडस्ट्री की। अक्टूबर महीने में देश में यात्री और दोपहिया वाहनों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों की वजह से और सरकार द्वारा की गई जीएसटी कटौती के चलते बिक्री में जबरदस्त उछाल आया। अक्टूबर में भारत में कुल 40.2 लाख गाड़ियां बिकी, जिसमें टू व्हीलर की बिक्री 51% तक बढ़ गई। और अगली खबर देखिए। हमारे देश के नीति आयोग के सीईओ का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उम्मीद है कि नवंबर के अंत तक इस पर समझौता हो सकता है। दोनों देशों के बीच विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस महीने एक नया मिशन भी शुरू किया जाएगा। अब बात करते हैं भारत और फिनलैंड की। दोनों देशों के बीच 13वीं विदेश कार्यालय वार्ता हुई, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। और अब बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा के लिए आधार डाटा वॉल्ट लॉन्च किया है। इसका मतलब ये है कि अब आपका आधार डेटा पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जैसे कोई तिजोरी होती है जिसमें कीमती चीजें रखी जाती हैं, वैसे ही ये आधार डेटा वॉल्ट एक सुरक्षित जगह होगी जहां करोड़ों लोगों के आधार से जुड़ी जानकारी रखी जाएगी। इसमें आपका आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि, पता, फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सब कुछ सुरक्षित रहेगा। सरकार का मकसद है कि नागरिकों के डेटा को गोपनीय और सुरक्षित रखा जाए। साथ ही जो भी सरकारी या निजी संस्था इस डेटा का इस्तेमाल करेगी, उन्हें भी इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब आप बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन से भी डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी ने यह नई सुविधा शुरू की है। अब कीपैड वाले फोन से भी आप गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स की तरह यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। इस पहल के लिए बैंक ने नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी एनपीएसटी के साथ साझेदारी की है। दोनों ने मिलकर यूपीआई 123 पे नाम का वॉइस बेस्ड पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। इससे अब बिना इंटरनेट के भी आप आसानी से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। साल 2025 में गोल्डमैन सैक्स ने रिकॉर्ड प्रमोशन किया है। भारत के 49 कर्मचारियों को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। न्यूयॉर्क और लंदन के बाद बेंगलुरु इस लिस्ट में सबसे आगे रहा। और अब बड़ी खबर आ रही है। प्रॉप ट्रेडिंग स्कीम के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। जयपुर, रांची, कोल्हापुर समेत देश के कई शहरों के इन्वेस्टर्स के करीब 150 करोड़ रुपए डूबने की आशंका है। ये पूरा मामला ग्रीन वॉल एंटरप्राइजेज नाम की एक शेयर ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ा है। इस कंपनी ने लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर झांसा देकर पैसे लिए और अब उन पैसों के साथ बड़ा स्कैम हुआ हो सकता है। सरकार इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान का अंतिम डेटा सामने आ गया है। इसके अनुसार बिहार में 65.08% मतदान हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राज्य का औसत मतदान प्रतिशत 57.29 तथा लोकसभा चुनाव 2024 में ये मतदान प्रतिशत 56.28 था। इस तरह विधानसभा चुनाव 2025 में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 7.79% और लोकसभा चुनाव की तुलना में 8.8% बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि प्रथम चरण के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा निर्वाचन में स्क्रूटिनी की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों की उपस्थिति में नियमानुसार सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। पटना में भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, वो तेज प्रताप यादव दिल वाले इंसान हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं। भाजपा उन सभी लोगों के लिए अपना दिल खुला रखती है जिनका उद्देश्य सेवा है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने सपा चीफ अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की है। जेल से आने के बाद आजम खान पहली बार लखनऊ आए हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए अखिलेश ने लिखा, न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। IBJA के अनुसार 31 अक्टूबर को सोना 1,20,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो 7 नवंबर तक 670 रुपए कम होकर 1,20,100 रुपए पर आ गया। यह लगातार तीसरा सप्ताह है जब सोने का भाव गिरा है।
भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। पत्नी हसीन जहां ने गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने 4 लाख रुपए प्रति माह की रकम को कम बताया है। कोर्ट ने शमी और बंगाल सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। बृहस्पतिवार देर रात एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी से देश भर की उड़ानें प्रभावित हो गईं। सबसे ज्यादा असर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां सुबह से शाम तक करीब 1000 फ्लाइट्स देरी से चली या पहुंची। कई उड़ानें 2-3 घंटे तक लेट रहीं।